हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे BPCS 188 के बारे में। ठीक, इससे पहले मैं एक बात बता दूं, जो इससे पहले मैंने जितनी वीडियोस पोस्ट की है उसी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। बच्चों ने भी कमेंट करके बताया कि सर जो आप बताते हैं उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। BPCS 188 जो कि आपका कोर्स टाइटल है सामाजिक मनोविज्ञान का अनुप्रयोग। राइट, बहुत तेज़ी के साथ में हम बात करेंगे इसमें। ओनली वन आवर, 1 घंटा में इस पूरे बुक को ख़त्म कर देंगे। जो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए उसी के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। राइट, तो आइए हम बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये BPCS 188 है। ठीक, जो आपका कोर्स कोड है और आपका कोर्स टाइटल है सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग। सबसे पहले समझिए इसमें 2 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। ठीक, ब्लॉक 1 में आपके 7 यूनिट पढ़ने हैं और ब्लॉक 2 में आपके कितने यूनिट पढ़ने हैं आपको? ब्लॉक 2 में आपको पढ़ने हैं 9 यूनिट। ठीक है, दोनों मिला करके आपको कितना हो गया? 16 यूनिट आपको पढ़ना है इस टोटल में, इस बुक में। तो आइए हम बहुत तेज़ी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं ब्लॉक 1 यहाँ से स्टार्ट होता है और इसमें हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट। ठीक, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें हो सकता है कि समाज मनोविज्ञान की परिभाषा, इसकी प्रकृति, ठीक, और इसका उपयोग। ठीक है, और अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा और इसका ऐतिहासिक महत्व। ये इसमें 3 ही पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, उसी के बारे में बात करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बहुत तेज़ी के साथ स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे समाज मनोविज्ञान क्या है जी, ये समझ लीजिए फटाफट। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है इसमें। समाज मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो सामाजिक परिवेश में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करती है। यानी कि समाज मनोविज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जो इस बात का अध्ययन करता है कि कैसे व्यक्ति का सामाजिक परिवेश व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करता है। ठीक है, कर्ट लेविन को समाज मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। कर्ट लेविन को, ठीक है, याद रखिएगा, कर्ट लेविन को समाज मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने समाज मनोविज्ञान की व्याख्या करने का प्रयास किया। समाज मनोवैज्ञानिक उन कारणों को जानने के लिए उत्सुक होते हैं जो किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट सामाजिक व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। ठीक, अब देखिए, सामाजिक परिवेश में किया गया व्यवहार बहुत जटिल होता है जिसके पीछे बहुत से कारण छिपे होते हैं। किसी भी सामाजिक व्यवहार के पीछे के कारणों को जानने के लिए मुख्यतः परिस्थिति का व्यक्ति के बारे में जाना जाता है। ठीक, कर्ट लेविन 1936 ने एक सूत्र का प्रतिपादन किया था जो ये बताता है कि परिस्थिति एवं व्यक्ति की विशेषताओं के बीच अंतःक्रियाओं को सामाजिक व्यवहार कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किसी व्यक्ति के किसी भी सामाजिक परिवेश में विशेष व्यवहार के कारणों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस बात को महत्वपूर्ण मानते हुए इस पुस्तक का वर्तमान अध्याय हम समाज मनोविज्ञान के अर्थ और परिभाषा से समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। समाज मनोविज्ञान की प्रमुख शाखा है जो व्यक्ति के उसके परिवेश के अंतःक्रिया और उनकी अभिव्यक्ति कारण परिणामों के साथ साथ उनमें अंतर्निहित विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। समाज मनोविज्ञान की परिभाषा देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा दी। ठीक, देखिए कासिन फेइन और मार्बर के अनुसार समाज मनोविज्ञान क्या है? तो समाज मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो इस बात का अध्ययन करता है कि हम अपने आसपास के व्यक्तियों के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे भाव रखते हैं एवं उनके प्रति व्यवहार करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं तथा किस तरह से व्यक्ति के विचार, भाव एवं व्यवहार सामाजिक वातावरण में उपस्थित अन्य लोगों द्वारा प्रभावित होता है। ठीक, ये तो हो गया कासिन फेइन और मार्बर के अनुसार। गार्डन आल पोर्ट के अनुसार
समाज मनोविज्ञान एक ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है जो इस विषय का अध्ययन करता है कि कैसे किसी व्यक्ति के विचार, भाव एवं व्यवहार दूसरे व्यक्ति की वास्तविक या काल्पनिक उपस्थिति से कैसे प्रभावित होते हैं। बैरन, बैगन और सुलस के अनुसार समाज मनोविज्ञान एक ऐसा मनोविज्ञान क्षेत्र है जो सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार, स्वरूप एवं कारणों को समझने की कोशिश करता है। आगे बस समझ में, यहाँ तक आपने समझ लिया कि समाज मनोविज्ञान क्या है। मैंने बता दिया जिसके अनुसार इसमें दिया गया था, जो जो अपनी परिभाषा दिए थे उन्होंने मैंने बता दिया। समाज मनोविज्ञान वैज्ञानिक रूप में, ठीक है, समाज मनोविज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग। देखिए, समाज मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रकृति वैज्ञानिक है, ये आप जानते हैं। समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत किसी व्यक्ति के व्यवहार को सामाजिक संदर्भ में व्यवहारिक प्रेक्षण जैसी वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें समाज मनोविज्ञान में प्रेक्षण विधि द्वारा व्यक्ति के विचार, भाव एवं व्यवहारों का अध्ययन। ठीक है, देखिए, समाज मनोविज्ञान में विभिन्न प्रक्रियाओं एवं घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है। जैसे MC डेविड और हरारी ने समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रत्येक शोध में 3 चरणों को महत्वपूर्ण बताया। पहला, व्यक्ति प्रेक्षण की सहायता से रुचि एवं अभिवृत्ति के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना। दूसरा, प्रेक्षणों के द्वारा प्राप्त सूचनाओं एवं सामान्य सिद्धांत में समन्वय। अब देखिए, समाज मनोविज्ञान में प्रायोगिक विधि का उपयोग। ठीक है, प्रायोगिक विधि का उपयोग यहाँ पे दिया गया, इसे देख लीजिएगा। और इसमें सामाजिक घटना की विवेचना, समाज मनोविज्ञान के शोध में आंकड़ों का संग्रह। देखिए, समाज मनोविज्ञान के वस्तुनिष्ठा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। समाज मनोविज्ञान का प्रसार। देखिए, समाज मनोविज्ञान का केंद्र सामाजिक परिवेश में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना है। समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु किसी व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों या उसके अपने सामाजिक परिवेश के साथ की गई अंतःक्रिया है। समाज मनोविज्ञान का प्रसार निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला, समाज मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के विचारों, भाव एवं व्यवहारों को समझने एवं पूर्वानुमान लगाने पर केंद्रित है। ठीक, दूसरा, समाज मनोविज्ञान व्यवहारों के विभिन्न गुणारोपण की व्याख्या करने में मदद करता है। तीसरा, सामाजिक संज्ञान। समाज मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण अंग है जो व्यक्ति द्वारा सामाजिक परिवेश में उपस्थित उद्दीपक का प्रतिक्षेपण करने एवं उसे समझने की प्रक्रिया में मदद करता है। इस तरीके से हमने देखा समाज मनोविज्ञान। अब आइए, अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। समाज मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जो किसी व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार, संज्ञान, भाव एवं प्रेरणा को समझने में मदद करता है। जैसे बात करें हम, समाज मनोविज्ञानिक प्रति सामाजिक व्यवहार एवं आक्रमणकर्ता के कारणों को जानने के साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में अपने व्यवहार, निर्णय में परिवर्तन क्यों लाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा और देख लीजिएगा। ऐतिहासिक विकास यहाँ पे दिया गया, आप इसे देख लीजिएगा। अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का योगदान। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मूल एवं अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान में भिन्नता। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए, मूल एवं अनुप्रयुक्त समाज में मनोविज्ञान में भिन्नता, अंतर। ठीक है, यहाँ पे दिया गया अंतर, मूल समाज मनोविज्ञान, अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान, इन दोनों में क्या है। तो दृष्टिकोण के हिसाब से अगर देखेंगे तो समाज मनोविज्ञान की यह शाखा इस बात का विश्लेषण करती है कि क्या सिद्धांत मानव व्यवहार को समझने में उपयोगी है या नहीं। और दृष्टिकोण के अनुसार अगर हम देखेंगे अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान को, तो यह शाखा सामाजिक समस्याओं को समझने एवं विश्लेषण करने में सिद्धांतों का उपयोग करती है। यह आगमनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करती है। ठीक है, लक्ष्य के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, केंद्र के हिसाब से, प्रासंगिकता के हिसाब से, उद्देश्य के हिसाब से, अनुप्रयोग के हिसाब से। ठीक है, उपयोगिता के हिसाब से। अब इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। चलिए हम यहाँ से यूनिट 2 स्टार्ट होता है, इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपको मैं बता दूँ कि अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध। ठीक है, इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, यानी कि जो ये पॉइंट है, इनमें से कोई एक ही क्वेश्चन आ सकता है। ज़्यादातर उम्मीद है आए अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र में क्या संबंध है। ठीक है, या अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान एवं मानव शास्त्र में क्या संबंध है, एवं समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में क्या संबंध है, और समाजशास्त्र और आपको जो ये दिया गया है समाज मनोविज्ञान एवं शारीरिक मनोविज्ञान में क्या संबंध है। इसी में से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, बाकी इसमें और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए बहुत तेज़ी के साथ हम देखेंगे इसमें। तो देखिए, अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान एवं मूल समाज मनोविज्ञान। ठीक है, छोटा छोटा सा ये पॉइंट है, हम इसे देख लेंगे। ठीक है,
आइए, अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान एवं समाज शास्त्र, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान सामाजिक संदर्भ में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग करता है। यह सामाजिक संदर्भ में किसी व्यक्ति के व्यवहार के स्वरूप को समझने एवं परिवर्तित करने में निहित है। व्यक्ति के माता पिता संबंधी, मित्र, दुश्मन, सहकर्मी एवं अन्य संबंधी मिलकर उस व्यक्ति का सामाजिक संदर्भ का वातावरण बनाते हैं। ठीक है, जबकि समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि समाज के विकास, उत्पत्ति एवं प्रकृति का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र समाज के रीति रिवाज, प्रथा, संस्थान एवं उस समाज के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र का सरोकार समाज में व्यक्तियों के अंतर संबंधों से भी होता है। व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान का सरोकार व्यक्ति के व्यवहार एवं अनुभवों से होता है, जबकि समाज शास्त्र का सरोकार समाज में व्यक्ति की भूमिका से होता है। इसलिए व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान एवं समाज शास्त्र में संबंध है। अब देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान एवं शारीरिक मनोविज्ञान, इसे आप देख लीजिएगा, बस एक बार रीड करने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। एक यहाँ में पॉइंट है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान एवं मानव शास्त्र। ठीक, अब बात यहाँ पे आती है कि देखिए, मैंने बताया ना कि इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान एवं अर्थशास्त्र। ठीक है, अब अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान मानव के लिए मनोवैज्ञानिक कार्य योजना बनाता है जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अर्थशास्त्र में योगदान देते हैं, जबकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आय, खर्च तथा आर्थिक संस्थान आदि कारक आते हैं। ये कारक मानव व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। समझ गए? इस तरीके से हमने देख लिया कि अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान एवं अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान एवं राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है। अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान नेतृत्व एवं राजनीति पर कुछ निश्चित मनोवैज्ञानिक कारकों को प्रभाव का निरीक्षण करता है। यह इस बात को समझने में योगदान देता है कि कैसे कुछ कारक किसी व्यक्ति को सफल राजनीति बनने में मदद करते हैं। और राजनीतिक शास्त्र एक ऐसा विषय है जो राजनीति संगठनों, संस्थाओं तथा सरकारी प्रथाओं का अध्ययन करता है। आगे बात समझ में? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी इसमें और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान की भूमिका, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें यूनिट 2 यहीं पे ख़त्म होता है, यूनिट 3 यहाँ से स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं, यूनिट 3 यहाँ से स्टार्ट होता है, अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान में शोध। ठीक है, अब देखिए, अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान में शोध जो विधियाँ हैं, इसमें से आपका आ सकता है क्या, तो इसमें सबसे पहले क्षेत्र शोध की विधियाँ, दूसरा यहाँ पे ऐतिहासिक शोध, यही इसमें से आ सकता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं एक स्वाभाविक प्रेक्षण में आंकड़े संग्रहण की विधियाँ। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसमें बहुत तेज़ी के साथ में। देखिए, व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान में शोध विधियाँ। व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान कुछ उद्देश्य, परिस्थितियों एवं शोध समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कुछ शोध विधियाँ का उपयोग करते हैं। जैसे कि व्यवहारिक शोध के अंतर्गत वास्तविक परिस्थिति में किसी व्यक्ति के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए चरों की स्पष्ट एवं स्वीकार्य क्रियाशील परिभाषाओं की आवश्यकता होती है। अब देखिए, क्षेत्रीय शोध अध्ययन विधि क्या है। क्षेत्र शोध अध्ययन विधि व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शोध विधि है। इस तरह के शोध में व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन स्वाभाविक परिस्थिति में किया जाता है, जबकि प्रयोगशाला का प्रयोग बहुत सीमित रूप में किया जाता है। क्षेत्र अध्ययन के अंतर्गत शोधकर्ता वातावरण में सीधे तौर पर बदलाव नहीं कर सकता है। यह एक ऐसा अप्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन है जिनमें शोधकर्ता वातावरण में पहले से मौजूदा कारकों पर कार्य करते हैं। वे योजना, मूल्यांकन एवं शोध पर केंद्रित करते हैं जो व्यक्तियों के व्यवहार, मूल्यों, धारणाओं एवं सामाजिक दृष्टिकोण का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। आगे बात समझ में? देखिए, क्षेत्र शोध की विधियाँ यहाँ पे दिया गया है, आप इसे देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो मैंने बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र प्रयोग विधि, ठीक है, सर्वे शोध। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इस यूनिट में जो मैंने इम्पोर्टेंट है ये वाला ऐतिहासिक शोध। ठीक है, इसे ज़रूर आप देख लीजिएगा। कई बार शोधकर्ता या समाज मनोवैज्ञानिक पहले से उपस्थित आलेखों का अध्ययन करके मानव व्यवहार के बारे में जानकारी हासिल करता है। दशकों या शताब्दियों में उपलब्ध प्रामाणिक दस्तावेजों की सूचनाएं भी समाज मनोवैज्ञानिकों के लिए लाभदायक होती है। इस तरीके से अब देखिए, ऐतिहासिक शोध के स्रोत क्या हैं।
तो सरकारी संस्था, ठीक है, सरकारी संस्था के आलेखों से कुछ आंकड़े आसानी से मिल जाते हैं, जैसे कि जन्म मृत्यु दर, जनगणना एवं आपराधिक, इस तरीके से ऐतिहासिक शोध के ये स्रोत हैं, ठीक है। दूसरा है सहसंबंधित शोध, ठीक है, इससे भी थोड़ा सा ये पॉइंट है, आप इसे देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस यूनिट में जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। चलिए अब चलते हैं अगले यूनिट 4 यहाँ से स्टार्ट होता है। यूनिट 4 यहाँ से स्टार्ट होता है, अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान के शोध विधियाँ, जो कि यहाँ पे 2 यहाँ पे दिया गया है। चलिए हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला इसमें जो इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट है, प्रतिदर्शन तकनीक की विशेषताएं, ठीक है। और इसमें जो आ सकता है यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम के लिए, तो वो मैं बता दूं कि साधारण या दृक्षिक प्रतिदर्शन, और इसमें से क्रमबद्ध परिदर्शन, और इसमें एक है सुविधा अनुसार परिदर्शन, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें से देख लें, छोटा छोटा ये पॉइंट है। चलिए इन सबको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, प्रतिदर्शन एवं प्रतिदर्शन तकनीक, ठीक। सामाजिक विधियों से संबंधित शोध में प्रतिदर्शन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। प्रतिदर्शन शोध की परिशुद्धता को निर्धारित करता है। यदि प्रतिदर्शन को चयन करने में गलती होती है तो यह शोध के परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। किसी शोध के लिए प्रतिदर्शन के आंकड़ों को इकट्ठा करने में प्रतिदर्शन तकनीकों का उपयोग होता है, ठीक। इस तरीके से थोड़ा सा आप इसे और देख लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया। प्रतिदर्शन तकनीकों की विशेषताएं यहाँ पे दिया गया है, इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। प्रतिदर्शन तकनीकों के महत्व को इनकी विशेषताओं के द्वारा समझा जा सकता है। पहले इनकी विशेषता क्या है, तो समय एवं लागत। जब कोर अध्ययन जनसंख्या के बजाय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिदर्शन पर किया जाता है, तब इससे हमारे धन एवं लागत दोनों की बचत होती है, ठीक है। दूसरा, विश्वसनीयता। यदि शोधकर्ता किसी अध्ययन के लिए प्रतिदर्शन का चयन सावधानीपूर्वक करता है, तब प्राप्त होने वाली परिणामों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। गहराई से अध्ययन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उपयुक्तता, ठीक है। इतना ही देख लीजिएगा बस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें संभावित प्रतिदर्शन यहाँ पे दिया गया है, और साधारण या दृक्षिक प्रतिदर्शन, ठीक है। इसे थोड़ा थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। स्तरीय प्रतिदर्शन। इसमें क्या होता है कि जब जनसंख्या समान विशेषताओं के आधार पर उप समूहों में विभाजित होती है तो इससे स्तर बनता है। एक स्तर के अंतर्गत समूह समजातीय होते हैं, लेकिन दूसरे स्तर के समूह से विषम जातीयता रखते हैं। जब प्रतिदर्शन का चयन प्रत्येक स्तर से यादृच्छिक चयन द्वारा किया जाता है, तब यह स्तर प्रतिदर्शन कहलाता है। इस विधि का उपयोग करने से पहले शोधकर्ता को जनसंख्या के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिसमें शोधकर्ता आसानी से उपसमूहों का निर्माण कर सके। समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। जो इसमें इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। बहुस्तरीय प्रतिदर्शन, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। चलिए इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। व्यावहारिक समाज मनोविज्ञान शोध में नीति घटक मुद्दे, ठीक है। इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अब यूनिट 5 यहाँ से स्टार्ट होता है। समाज मनोविज्ञान के सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है। संज्ञात्मक असंवादिता का सिद्धांत, ठीक है। संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत के अनुप्रयोग, और दूसरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है। इसमें आ सकता है सामाजिक अधिगम मध्य अस्थता प्रक्रिया, ठीक है। इसमें से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम के लिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इसमें यही है, जैसे कि समाज अधिगम सिद्धांत के अनुप्रयोग, जैसे कि बाल विकास, प्रबंधन क्षेत्र, अपराध विज्ञान, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए, संज्ञानात्मक असंवादिता का सिद्धांत क्या है, तो हम सभी अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में कई अवसरों का दृष्टिकोण, विश्वास और व्यवहार के मध्य विसंगति देखने को मिलती है। कई व्यक्ति धूम्रपान करते हैं जो उनका व्यवहार है, तथा साथ ही साथ इस बात को मानते हैं कि धूम्रपान से कैंसर की बीमारी होती है, जो उनके संज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इस तरह की विषमता या असंगतता किसी भी व्यक्ति के लिए दुखदायी होती है। इस तरह के दुख से बचने के लिए व्यक्ति अपने दृष्टिकोण, विश्वास या फिर व्यवहार में परिवर्तन लाकर इस दुखदायी अवस्था से बाहर निकलता है, ठीक। फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक असंवादिता प्रत्यय का प्रतिपादन किया है, जिनके अनुसार एक आंतरिक मनोवैज्ञानिक बल हमारे दृष्टिकोण एवं व्यवहार के मध्य असंगतता को दूर करने पर बल देती है। यह सिद्धांत व्यक्ति के व्यवहार को समझने एवं व्यवहारिक समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनोवैज्ञानिक विधियों का योजना बनाने में सहायक करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
धारणा परिवर्तन, ठीक। व्यवहार परिवर्तन यहाँ पे दिया गया है। संज्ञानात्मक असंवेदनशीलता सिद्धांत के अनुप्रयोग, देखिए बल अनुपालन व्यवहार, ठीक है। निर्णय निर्माण एवं संज्ञानात्मक असंवेदनशीलता, न्यायोचित प्रयास, समाज अधिगम सिद्धांत, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। 1977 में बंडूरा ने समाज अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत सामाजिक व्यवहार में सीखने की प्रक्रिया के महत्व पर बल डालता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों का अनुकरण या प्रेक्षण करके सीखता है। इस तरह से कोई व्यवहार प्रेक्षण एवं पुनर्बलन से भी सीखा जा सकता है। यह सिद्धांत इस बात पर भी बल डालता है कि किसी व्यक्ति द्वारा पारितोषिक या दंड के प्रेक्षण से सीखना प्रतिधानिक पुनर्बलन कहलाता है। आगे बात समझ में, समाज अधिगम सिद्धांत। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो इसमें इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। चलिए सामाजिक अधिगम की पूर्व धारणाएँ, ठीक है। मॉडलिंग, चलिए पारंपरिक नियतिवाद। अब इस यूनिट में एक जो है स्कूल मनोविज्ञान और दूसरा मीडिया, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, अब इसमें कुछ नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। समूह सोच का सिद्धांत, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले यूनिट में। यूनिट 6 यहाँ से स्टार्ट होता है, समाज मनोविज्ञान के अनुप्रयोग एवं ज्ञान, ठीक है। इसमें हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मैंने देखिए इस जो बुक में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो यूनिट 1 से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 और 2 से ही, ठीक है। आइए हम देखते हैं इसमें अगला कि समाज मनोविज्ञान का अनुप्रयोग एवं ज्ञान, ठीक है। अभिवृत्ति का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। ये देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभिवृत्ति के प्रकार, ठीक, और इसमें अभिवृत्ति का निर्माण जो होता है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे इसमें। हाँ, एक पॉइंट इसमें जो है अभिवृत्ति में जो आत्म जागरूकता, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अभिवृत्ति का अर्थ एवं परिभाषा। हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अभिवृत्ति शब्द का प्रयोग कई परिस्थितियों में करते हैं। समाज मनोवैज्ञानिकों ने अभिवृत्ति को थोड़ा भिन्न रूप से परिभाषित किया गया है, ठीक। गार्डन आलपोर्ट ने अभिवृत्ति को इस तरह से परिभाषित किया है: मानसिक एवं तंत्रिका तत्परता तथा अनुभव के आधार पर संगठित धारणा किसी परिस्थिति वस्तु संगठन के लिए व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को प्रभावित एवं निर्देशित करता है। कई समाज मनोवैज्ञानिकों ने अभिवृत्ति को भिन्न भिन्न रूप में परिभाषित करने की कोशिश की है। इस सबसे बावजूद गार्डन आलपोर्ट द्वारा दी गई परिभाषा अभी तक व्यापक रूप में समझी जाती है। यह परिभाषा अभिवृत्ति के 3 पहलुओं पर प्रकाश डालता है। पहला पहलू कौन सा है? तो आलपोर्ट के अनुसार दृष्टिकोण मानसिक एवं तंत्रिका तत्परता के रूप में यह धारणा इस बात पर बल डालती है कि अभिवृत्ति पूर्णतः व्यक्तिगत है, ठीक। दूसरा, यह परिभाषा इस बात पर बल डालती है कि अभिवृत्ति को अनुभव के आधार पर संगठित किया जाता है। तीसरा, इस परिभाषा के अनुसार अभिवृत्ति वस्तु या परिस्थिति के लिए व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को निर्देशित एवं ज्ञानात्मक रूप से प्रभावित करता है, ठीक। अभिवृत्ति की संरचना यहाँ पे दिया गया है। अभिवृत्ति 3 घटकों से मिलकर बना है। पहला संज्ञानात्मक घटक, दूसरा भावनात्मक घटक और तीसरा व्यवहारिक घटक, ठीक है। आप इसे देख लीजिएगा। चलिए अभिवृत्ति के प्रकार, ठीक है। अभिवृत्ति के प्रकार, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने बता दिया इसमें वही जो फर्स्ट अभी मैंने समझाया वो। मात्र समक्षता, ठीक है, जाजोंग इस बात पर बल डालता है कि वस्तु स्थिति भोजन एवं चित्रों आदि को देखने या उन तक पहुँचने मात्र से ही व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावनाओं का विकास होता है, ठीक, विकास होता है। और जाजोंग ने अध्ययन किया जिसमें सहभागियों को निरर्थक अक्षर एवं चाइनीज़ पात्रों को बार बार दिखाया गया, जिसमें सहभागियों में दोनों निरर्थक अक्षरों एवं चाइनीज़ पात्रों के बारे में सकारात्मक मूल्यांकन किया। तो इसका अर्थ यह है कि पहले से परिचय अवमानना या तिरस्कार को नहीं बढ़ाता है, ठीक। चलिए व्यक्तिगत अनुभव यहाँ पे दिया गया है, क्लासिकल अनुबंधन, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम, जेनेटिक कारक, ठीक। चलिए इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको
बता दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, एक इसमें है मानक एवं मानक निर्माण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए पूछ सकता है। किसी समाज में साझा विश्वास एवं व्यवहार समाज के मानक कहलाते हैं। ठीक, किसी समाज में साझा विश्वास एवं व्यवहार समाज के मानक कहलाते हैं, जिनकी उक्त समाज में स्वीकृत होती है। मानक किसी अभिवृत्ति या विचार से भिन्न होते हैं, क्योंकि इन्हें सभी व्यक्ति अलग अलग रूप में रखते हैं। समाज में मानक व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, उनके रुचियों को प्रभावित करते हैं तथा उन्हें समाज में उनसे अपेक्षित व्यवहार के बारे में जानकारी देते हैं। समझ गए? समाज के सभी सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी समाज के मानकों को माने एवं समाज के अनुरूप व्यवहार करें। समझ में आ गई बात है? मानक निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक जो यहाँ पे दिया गया है, इसे ज़रूर आप देख लीजिएगा। चलिए, समाजीकरण। ठीक, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को यह सीखने में मदद करती है कि कैसे व्यक्ति समूह या समाज में अपने आप को समायोजित करता है एवं समाज के द्वारा अनुमोदित व्यवहार करता है। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के रूप पूरे जीवन में जारी रहती है एवं व्यक्ति एवं बच्चों की धारणा एवं व्यवहारों को प्रभावित करती है। व्यक्ति स्तर पर समाजीकरण किसी समाज में समायोजित होने के लिए आवश्यक कौशल को निर्देशित करता है। एक समाजीकरण के एजेंट यहाँ पे दिया गया है। चलिए, अब समूह एवं समूह प्रक्रिया। ठीक है, इस यूनिट में काफ़ी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर इससे भी क्वेश्चंस, इस यूनिट से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, समूह प्रक्रिया क्या है और यहाँ पे दिया गया है। व्यक्ति एकांत में अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करता है, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार अन्य व्यक्तियों या समूह की उपस्थिति में पूरी तरह भिन्न होता है। ठीक, चलिए अब इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगले यूनिट में। हम यहाँ से स्टार्ट होता है अगला यूनिट, यूनिट 7, हस्तक्षेप और मूल्यांकन। ठीक है, हस्तक्षेप में जो इम्पोर्टेंट है आपका हस्तक्षेप डिज़ाइन एवं प्रतिपादन। ठीक, हालांकि इस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने का चांस है। ठीक है, हस्तक्षेप का अर्थ एवं प्रकृति समझ लीजिए सिर्फ। हस्तक्षेप की व्याख्या हम सुनियोजित योजना या कार्यविधि के रूप में किया जा सकता है जो समाज में व्यक्ति के व्यवहार को सुधारने के लिए किसी व्यक्ति के मौजूदा व्यवहार को प्रभावित करता है। व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। हस्तक्षेप के प्रकार यहाँ पे दिया गया। व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान हस्तक्षेप के 2 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत एवं कार्यक्रम संबंधी। ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया प्रोग्राम की परिभाषा और हस्तक्षेप परीक्षण। अब इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था इसमें वो मैंने बता दिया। अप्रभावकारी हस्तक्षेप क्या है, इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं ब्लॉक 2 में। चलिए हम आ चुके हैं ब्लॉक 2 में, सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग के क्षेत्र। ठीक है, बहुत तेज़ी के साथ इसमें बढ़ेंगे। इसमें भी ब्लॉक 2 भी, जो कि ब्लॉक 1 मैंने आधा घंटा में कंप्लीट कर दिया पूरा एक्सप्लेन करके, बस आधा घंटा और दे दीजिए, ये आपका ब्लॉक 2 भी ख़त्म हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है, देखिए एग्ज़ाम के समय में ऐसे ही पढ़ाई होती है। ठीक है, ज़्यादा डीपली पढ़िएगा तो फिर आपको याद नहीं रह पाएगा, एक ही क्वेश्चन याद करने में आपको हैरानी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आप सिर्फ टॉपिक समझ लीजिए, उसके बाद में उसके हिसाब से जो भी आप लिखना चाहते हैं पेपर में लिख दीजिए, आपका नंबर मिल जाएगा। ये 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, 100%। ठीक है, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। ठीक है, कि आप सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड उसमें जो कुछ लिख दीजिएगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब किताबी शक्ल में ही लिखे, कुछ अपने से भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यूनिट 8 में। यूनिट 8 में यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है। तो गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा, अपराधी व्यवहार और भारत में संदर्भ सामाजिक समस्याएं, क्या दहेज, जाति व्यवस्था, धर्म और भाषा। ठीक है, इन सब के बारे में आप थोड़ा ना थोड़ा बहुत कुछ जानते होंगे। ठीक है, इन सब के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। आप जैसे कि 10 क्लास में पढ़े होंगे तो उसमें भी एस्से के तौर पे आता है कि बेरोजगारी पे एस्से लिखो। ठीक है, फिर से दहेज पे एस्से लिखो, जाति पे एस्से लिखो, धर्म पे, भाषा पे। ठीक है, इन सब के बारे में आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आइए हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं
गरीबी। गरीबी एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत से अध्ययन और शोध हुए हैं। यद्यपि गरीबी अर्थशास्त्र विषय का मूल प्रत्यक्ष है। अभी हाल ही के दिनों में समाज मनोविज्ञान का उभरता हुआ अध्ययन विषय बन गया है और अन्य सामाजिक समस्याओं की तरह गरीबी भी मनोवैज्ञानिक कारकों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। गरीबी से लड़ने के लिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्रियाविधि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ठीक है। गरीबी को संसाधनों की कमी जैसे कि धन एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों की कमी संसाधनों की कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है। इस तरीके से गरीबी के बारे में और भी आप यहाँ देख के लिख सकते हैं। दूसरा है बेरोजगारी। ठीक है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है लेकिन उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता। यह स्थिति किसी भी देश के विकास या प्रगति को कम कर सकती है। सही बात है। सामाजिक सुधारों में बेरोजगारी को सबसे भयानक समस्या के रूप में पाया गया है। ठीक है। जैसे कि आज अभी देख रहे हैं अपने देश की बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। ठीक है। आप देख रहे होंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आज कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है अपने देश में। यह मुख्य रूप से हमारी युवा पीढ़ी पर प्रभाव डालता है क्योंकि वे नौकरी की तलाश करते हैं लेकिन उन्हें कोई कार्य नहीं मिल पाता है। बेरोजगारी के कुछ मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम जैसे कि असुरक्षा का भय, आत्मसम्मान में कमी एवं निराशा आदि देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब देखिए हिंसा एक आक्रामकता है। ठीक है। और शारीरिक शक्ति या बल के द्वारा किसी एक अन्य व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुंचाना आक्रामकता है। ठीक। यह हमले के रूप में जानबूझकर किया गया व्यवहार है जो शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक रूप से प्रदर्शित होता है। हिंसा के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं। ठीक है। देखिए अभी हिंसा को 3 मुख्य श्रेणी में बांटा गया। पहला स्वनिर्देशित हिंसा, पारस्परिक हिंसा, सामूहिक हिंसा। ठीक है। देखिए अब इसे आप देख लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल से मुझे नहीं जाना है। आपराधिक व्यवहार। ठीक, इसे आप देख लीजिएगा। आपराधिक व्यवहार में क्या है? आपराधिक शब्द अपराध से संदर्भित है। ऐसी कोई भी गतिविधि जो अवैध या गैर कानूनी हो एवं किसी भी समाज या स्वीकृत संस्था को स्वीकार न हो अपराध के अंतर्गत आते हैं। ठीक। जैविक कारक अपराध देखिए योगदान देते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। समाजीकरण। ठीक है। बाल्य विकास का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया समाजीकरण है जिससे बच्चों को कोई भी कार्य करना सिखाया जाता है। कोड भी बच्चा मानक एवं मूल्यों को समाजीकरण के द्वारा ही सीखता है। ठीक है। शिक्षा, इससे आप देख लीजिएगा शिक्षा के बारे में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहला यहाँ और उसमें दिया है कि भारतीय संदर्भ में सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्या सामाजिक मुद्दे से संबंधित होती है जो उस जगह पर बहुत प्रासंगिक है जहाँ हम पूरे देश या दुनिया में रहते हैं। सामाजिक समस्या का कोई एक साधारण कारण नहीं होता। बेरोजगारी, गरीबी सामाजिक समस्या के उदाहरण है। ठीक। इस तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहला इसमें है देखिए दहेज। देखिए दहेज एक ऐसा मतलब परेशानी आज बन गया है कि कितने गरीब के लड़कियों की शादी आज नहीं हो रही है। ठीक है। सिर्फ दहेज के वजह से, मुझे इतना दहेज चाहिए, इतने दहेज चाहिए। पढ़े लिखे इंसान आजकल दहेज मांग रहे हैं। ठीक है। हालांकि बताइए ये कितना मतलब गलत बात है कि आप पढ़े हैं, क्या कहने पे कहते हैं कि भाई इतना पैसा लगा कर पढ़े हैं। यार तुम्हारे पास जब इतनी हैसियत है तभी तो पढ़े हो तुम। ठीक है। तो जब इतनी हैसियत है, तुम इतना पैसा लगा करके पढ़ लिए हो, तो क्या ये इसका मतलब ये हो कि वो लड़की वाला तुमको चुकाएगा? हाँ, चलिए हम इसमें देखते हैं कि दहेज एक बड़ी सामाजिक समस्या या शादी के समय वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिए गए महंगे उपहार, धन या संपत्ति के रूप में हो सकता है। दहेज प्रथा को कई बार समाप्त करने का प्रयास किया गया और 1961 में इसे अवैध घोषित कर दिया गया। हालांकि यह एक अपराध है, इसके बावजूद यह प्रथा कई क्षेत्रों में खुले तौर पर चल रहा है। सही बात है। भारत में दहेज की प्राचीन संस्कृति बहुत आम है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है कि ये क्या है, अवैध घोषित कर दिया गया है इसे। ठीक है। यह व्यवस्था नारीवादी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। दहेज के कारण महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, दुर्व्यवहार, शोषण, यातना, हिंसक खतरा और कई अन्य हो सकते हैं। आप और बेहतर जान सकते हैं कितने इसकी मतलब नुकसान हो सकता है। चलिए इसीलिए तो आजकल और जो हस्बैंड और वाइफ हैं उनमें ज़्यादातर पटरी नहीं खा रहा है। यही बात है। सीधा डायरेक्ट क्या, कोई भी बात अगर हुक्म देता है हस्बैंड तो वो डायरेक्ट कह देती है इसी तरह आए हैं, इतना पैसा लिए हो तब हम यहाँ पे आए हैं। ठीक है। तो इसलिए इससे बच करके रहो भाई। ठीक है।
चलिए दूसरा है यहाँ पे जाति। जाति भी वही है। जाति एक वर्ग है जो स्थिति, परिवार की पृष्ठभूमि, संस्कृति, अनुष्ठान, स्थान और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिकीकरण में गिरावट का मूल जहर है और इसने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के में जाति रूपी अशुद्धता और प्रदूषण को धारणा फैला दिया। ठीक है। चलिए धर्म। धर्म के बारे में भी जान रहे हैं आप। ठीक है। धर्म को भारतीय इतिहास के सामाजिक मनोविज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। धर्म को हमारी आस्था के प्रारूप रूप में 4 बुनियादी प्रकार हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई में बांटा गया है। ठीक है। इन सभी को उनकी पूजा की प्रक्रिया, भाषा, विभिन्न संस्कृति, भोजन, कपड़े, सामाजिक वातावरण द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है। भाषा है। भाषा तो आप शुरू से पढ़ते हैं ना। भाषा अर्थपूर्ण संचार की प्रक्रिया है जो कि कार्यों, इशारों, लिखित वर्णमाला द्वारा शब्दों की धारणा को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। यह शब्दों द्वारा श्रय एवं इंद्रियों के माध्यम से प्रेषित हो सकता है। समझ गए? जो पॉइंट था मैंने आपको बता दिया। इस यूनिट में इतना ही था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन, उतना मुझे चांस नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। अगर आएगा तो आप एकदम अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है। यूनिट 9 यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए यूनिट 9 यहाँ से हम देखते हैं। इसमें जैव मन सामाजिक मॉडल बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। और दूसरा इसमें है स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। ठीक है। यही 2 इस यूनिट में इम्पॉर्टेंट है। मैंने बता दिया कि यूनिट 1 और 2 से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। इसलिए आप यूनिट 1 और 2 को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जैव मनो सामाजिक मॉडल 3 शब्दों से मिलकर बना है। बायो का अर्थ, ठीक, जैव मानव सामाजिक मॉडल 3 शब्दों से मिलकर बना है। बायो का अर्थ है शरीर विज्ञान, साइको का अर्थ है मनोवैज्ञानिक संकट, सामाजिक का अर्थ है समाज। इस मॉडल को जॉर्ज एल एंगेल ने 1977 में बहुमुखी सोच के आधार पर निर्धारित किया था। यह मॉडल इस बात पर बल डालता है कि सामाजिक वातावरण, जैविक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों के बीच अंतःक्रिया ही मानसिक स्वास्थ्य को निर्धारित करती है। इसे ज़रूर आप देख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैव मनो सामाजिक मॉडल यहाँ पे भी दिया गया है एक बॉक्स में। ठीक है। इससे भी देख लीजिएगा। स्वास्थ्य और जैविक प्रभाव। ठीक, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रभाव। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सामाजिक चर, ऐसे नॉन मेडिकल तत्व जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं सामाजिक चर कहलाते हैं। ऐसे चर व्यक्ति के जन्म की परिस्थितियां, जीवन, आयु एवं आर्थिक स्थिति से प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। आर्थिक नीतियां, सामाजिक मानक, सामाजिक नीतियां एवं राजनीतिक तंत्र आदि ऐसे चरों एवं बलों के उदाहरण हैं। ठीक है। नीचे दिए कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि व्यक्ति की आय, शिक्षा, बेरोजगारी और नौकरी की सुरक्षा, है ना, कामकाजी जीवन की स्थिति। ठीक है। इस तरीके से आप देख लेंगे। स्वास्थ्य संवर्धन, बीमारी में रोकथाम। चलिए अब यहाँ से दूसरा इम्पोर्टेंट इस यूनिट में यही है। ठीक, हेल्थ बिलीफ मॉडल। ठीक है। स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। अमेरिका में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में बीमारियों की पहचान करने वाले मनोवैज्ञानिकों हॉच बॉम, रोसेन स्टॉक और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने 1950 में स्वास्थ्य विश्वास मॉडल का प्रतिपादन किया। स्वास्थ्य विश्वास मॉडल एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसका उपयोग कई शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। यह मानव स्वभाव है कि कोई व्यक्ति तब तक कोई रोकथाम के उपाय नहीं करता जब तक कि वे बीमारी या स्वास्थ्य को प्रति सावधानी न बरतने के प्रभाव को महसूस न करे। ठीक, HIV संक्रमण यानी कि एड्स को रोकने के लिए कंडम का उपयोग करना, फेफड़े के कैंसर को रोकने के लिए सिगरेट पीना बंद करना, संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगवाना आदि किसी व्यक्ति के बीमारी के प्रति सख्त कार्य करने में विश्वसनीय तरीके हैं। आगे बात समझ में? चलिए यहाँ पे दिया गया है, आप इसे ज़रूर थोड़ा सा और देख लेंगे। तनाव एक पॉइंट है, छोटे वाले अगर 6 नंबर के क्वेश्चन आए तो उसमें ये पूछ सकता है। तनाव एक तरह की नकारात्मक भाव है या दबाव की भावना है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण को बुरी तरह प्रभावित करता है। यह मानव की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में परिलक्षित होता है। तनाव एक ऐसा खतरा या बड़ी चुनौती है जो लड़ाई या आक्रमण प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है एवं मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें तनाव से निपटने के उपाय क्या है तो यहाँ दिया गया है, आप इसे देख लीजिएगा। जैसे टास्क ओरिएंटेड, भावनात्मक उन्मुख, लापरवाही उन्मुख, सामाजिक समर्थन। ठीक है, थोड़ा सा इसे आप देख लीजिएगा। बस इस यूनिट में इतना ही इम्पोर्टेंट था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट
10 यहाँ से स्टार्ट होता है। बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सामाजिक विज्ञान के अनुप्रयोग, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य समस्या, ठीक है, पहला, और निदान में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारक, ठीक है। जो इसमें इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देख लेते हैं। चलिए आइए, मानसिक स्वास्थ्य समस्या क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य समस्या व्यक्ति की नकारात्मक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें उसके व्यवहार, विचार एवं मनोदशा नकारात्मक हो जाती है। खराब मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के तनाव एवं मस्तिष्क के अच्छे से कार्य न करने से जुड़ी होती है। मानसिक स्वास्थ्य समस्या को आमतौर पर स्वास्थ्य की खराब स्थिति या किसी व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति की बदतर स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। अकेलेपन की भावना, उदास, परेशान, आत्मघाती प्रवृत्ति, आत्मचोट, करीबी लोगों की मृत्यु, रिश्तों की विफलता, आतंक हमलों, आशावाद, उन्माद, फोबिया और अन्य मानसिक बीमारी आदि मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं। समझ गए यहाँ से? और इसके बारे में तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्या के लक्षण क्या होते हैं? तो देखिए, चिंता, डिप्रेशन, विचित्र विचार, आत्मघाती, प्रेरणा की कमी, निराशा, है ना, ये सब क्या है? मानसिक बीमारी है ना। चलिए, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का निदान, ठीक है। चलिए, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, ठीक, ये किसके पॉइंट है जी? तो निदान में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारक, ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का निदान करने में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारक की निहित है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक यहाँ पे दिया गया है और दूसरा आर्थिक कारक यहाँ पे दिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें परामर्श तकनीक। परामर्श एक ऐसी तकनीक है जो कुशल मनोवैज्ञानिक के माध्यम से लोगों में प्रेरणा, उत्साह और वृद्धि एवं उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के साथ मनोवैज्ञानिक एक संबंध विकसित करते हुए उस व्यक्ति का साक्षात्कार करते हैं एवं उसके बारे में कई जानकारियाँ प्राप्त की जाती हैं। इसे हम परामर्श तकनीक कहते हैं, ठीक। परामर्श के कुछ प्रकार निम्नलिखित है यहाँ पे। पहला व्यक्तिगत परामर्श, दूसरा वैवाहिक परामर्श, तीसरा पारिवारिक परामर्श, तीसरा समूह परामर्श, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। जो मैंने बताया उसी में से आ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सामाजिक विज्ञान, 11 यूनिट यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। यूनिट 11 यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए हम देखते हैं इसमें नैदानिक निर्णय समूह निर्माण में पूर्वाग्रह, ठीक है। इसमें आ सकता है आपके एग्ज़ाम में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार, जैसे कि मनोचिकित्सा, औषधि चिकित्सा, स्वयं सहायता योजना, चिकित्सालय में उपचार, ठीक है। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के बारे में आ सकता है क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन इसमें से आ सकता है यही, और उसी में ये सारे आंसर आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए, नैदानिक निर्णय निर्माण में पूर्वाग्रह, ठीक है। नैदानिक निर्णय निर्माण में संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह एक महत्वपूर्ण योगदान पाया गया है। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह में मानव किसी ज्ञान के स्रोत और परिस्थिति की व्याख्या में त्रुटि कर देता है। यह माना जाता है कि मानव का मस्तिष्क बहुत सक्षम होने के बावजूद इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। मानव का मस्तिष्क सूचनाओं के संचार में बड़ा योगदान देता है। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह मस्तिष्क में सूचनाओं के संचार को प्रभावित करते हैं एवं व्यक्ति को निर्णय लेने में मदद भी करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार एवं रोकथाम, ठीक, यही आ सकता है इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके रोकथाम के लिए, इसके उपचार के लिए क्या क्या है? तो देखिए, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भाव, व्यवहार और संज्ञानात्मक घटकों के संयोजन में युक्त होती है। एक व्यक्ति यदि मुख्य रूप से अव्यवस्थित विचारों, भावनाओं, मन या व्यक्तित्व को रखता है तो यह लक्षण अमुक व्यक्ति की असामान्य स्थिति की ओर संकेत करता है, ठीक। या मानसिक विकार युक्त व्यक्ति के साथ रहने के लिए परिवार के सदस्य, समुदाय, संबंधित परिसर या समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके उपचार में पहला है मनोचिकित्सा। मनोचिकित्सा एक कुशल प्रशिक्षण द्वारा आयोजित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का प्रभावी चिकित्सा उपचार है, ठीक। दूसरा है औषधि चिकित्सा। औषधि चिकित्सा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका उपयोग किसी बीमारी या मानसिक स्वास्थ्य समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। औषधि चिकित्सक संक्रमण का इलाज करते हैं, रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, दर्द से राहत देते हैं और अन्य समस्याएं आदि के उपचार में योगदान देते हैं। सब थोड़ा समय एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्वयं सहायता योजना, ये क्या होता है? यानी कि बीमारी को खुद से रोकने की
ताकत। सेल्फ हेल्प या आत्म सुधार एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति फिर से जीवन का आनंद ले सकता है। स्व सहायता का मतलब अकेले कुछ नहीं करना होता है, बल्कि कुछ सदस्य समूह में रणनीतियों को बनाते हैं एवं लागू करते हैं जो व्यक्ति को व्यक्तिगत विशेषताओं का वर्धन करने में सहायता प्रदान करते हैं। चिकित्सा के उपचार यहाँ पे दिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो इसमें इम्पोर्टेंट था मैंने उसको बता दिया। सामुदायिक उपचार, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट। कई व्यक्ति मानसिक विकारों के कलंक लगने के डर से मानसिक स्वास्थ्य सहायता लेने में बहुत हिचकिचाते हैं एवं अपनी मानसिक बीमारियों की चर्चा किसी से नहीं करते हैं, ठीक है। सार्वजनिक कलंक व्यक्ति को नौकरी पाने एवं अन्य सार्वजनिक सुविधा मिलने में बाधा बनते हैं। चलिए, पालन पोषण ये सब जान रहे हैं। मौन ध्यान तो जानते हैं, मेंटल साइलेंस मेडिटेशन, ठीक। चलिए, इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने देख लिया। अब यूनिट 12 यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसे हम देख सकते हैं। अंतरा एवं अंत वैयक्तिक प्रक्रिया, शिक्षक और छात्र अंतःक्रिया, ठीक, और आत्म प्रत्यक्षीकरण एवं उनके शैक्षिक परिणाम। चलिए इसी में देखते हैं, यही 3 पॉइंट है इसमें, इसी में देख लेते हैं। अंतरा एवं अंत वैयक्तिक प्रक्रिया, ठीक है, इंटर एंड इंट्रा पर्सनल प्रोसेसेस। पारस्परिक प्रक्रिया दृष्टिकोण यानी कि IPP एक व्यक्तिगत चिकित्सा है जो व्यक्ति के अनुभवों को संग्रहित करके उनमें जागरूकता को बढ़ाती है। समझ गए? पारस्परिक प्रक्रिया दृष्टिकोण क्या है? एक व्यक्तिगत चिकित्सा है जो व्यक्ति के अनुभवों को संग्रहित करके उनमें जागरूकता को बढ़ाती है। अंत वैयक्तिक का अर्थ वर्तमान में दूसरों से अंतःक्रिया से है। हमारे दैनिक जीवन में एक व्यक्ति हमेशा आक्रामक भावनात्मक परिणाम से बचने और संघर्ष या मुद्दों को कम करने के लिए अनुकूली बनने, दूसरों को प्रसन्न करने के संदर्भ में दूसरों को अंतःक्रिया करता है। IPP का उपयोग निम्नलिखित समस्याओं में जूझने में किया जाता है। पहला, दुख, आदत, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, अवसाद, दोष भावना, क्रोध, अपशब्द, सामाजिक दुष्चिंता, ठीक है। इस तरीके से IPP का हम उपयोग करते हैं। शैक्षिक सफलता यहाँ पे दिया, विफलता। चलिए, शिक्षा और छोड़ना, स्कूल ड्रॉप आउट्स, ठीक है। शिक्षा और छात्र अंतःक्रिया, ज्ञान के उपज एवं विकास के लिए शिक्षक और छात्र के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया और वार्तालाप बहुत ज़रूरी है एवं महत्वपूर्ण है, जैसे कि अभी हम आपसे कर रहे हैं, ठीक है। शिक्षक एवं छात्र के अंतःक्रिया से छात्रों में सामाजिक कौशल विकसित करने, शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने और शिक्षा के बारे में प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। एक शिक्षक वह व्यक्ति है जो जीवन के कभी पहलुओं में छात्रों के मनोविज्ञान को समझता है और छात्रों को मार्गदर्शन देता है। आगे बात समझ में। सकारात्मक शिक्षक छात्र अंतःक्रिया और नकारात्मक शिक्षक छात्र अंतःक्रिया। सकारात्मक सामाजिक व्यवहार, नकारात्मक सामाजिक व्यवहार। अच्छे सहकर्मी संबंध, सहकर्मियों से करे संबंध, ठीक है। इस तरीके से हमने देख लिया। चलिए, विद्यालय में हिंसा एक तरह की आक्रमणकर्ता, पहले ही मैंने बता दिया, कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आत्म विकलांग, सेल्फ हैंडीकैपिंग। चलिए हम आगे इसमें बढ़ते हैं इस यूनिट। चलिए हम आ गए हैं यूनिट 13 में। यहाँ पे समुदाय में समाज मनोविज्ञान। बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। समुदाय का अभिप्राय, ठीक है। तो इसमें जो है समुदाय का अभिप्राय जो है, इसमें समुदाय में समाज मनोविज्ञान के अनुप्रयोग, ठीक है, यही इसमें इम्पोर्टेंट है। और एक दूसरा है इसमें सांस्कृतिक विविधता, अंतर समूह, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता। चलिए बहुत तेज़ी के साथ हम देखेंगे इसमें। वर्तमान इकाई जो है ये अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, समुदाय से अभिप्राय। जिस समुदाय में हम रहते हैं वह हमारे दिन प्रतिदिन जीवन, रहन सहन एवं मूल्यों को अत्यधिक प्रभावित करता है। व्यक्ति को समुदाय जीविका एवं वर्धन की जानकारी देता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कम्युनिटी शब्द फ्रेंच के शब्द क्यूनेटे से लिया गया है। पूरा तात्विक अध्ययनों के आधार पर कम्युनिटी शब्द का उपयोग 2 रूप में किया जाता है। प्रथम, कम्युनिटी एक ऐसा स्थान यानी कि ग्राम या शहर है जहां पर लोग निवास करते हैं। दूसरा, कम्युनिटी अर्थात समुदाय लोगों का एक ऐसा समूह जो एक दूसरे के निकट रहते हैं, जुड़े रहते हैं एवं सामाजिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं। समझ गए समुदाय से क्या अभिप्राय रहा। समुदाय
को लोगों के ऐसे समूह के रूप में माना जा सकता है जो कार्यात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हों एवं भौगोलिक रूप से एक क्षेत्र में रहते हों। समुदाय से जुड़े लोग एक दूसरे के साथ लगाव एवं एक समान संस्कृति प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ समुदाय से जुड़े लोग, चलिए, जो समुदाय है वो 3 तरह का होता है। पहला ग्रामीण समुदाय, दूसरा शहरी समुदाय और तीसरा है उपनगरीय समुदाय। ग्रामीण समुदाय आप जान रहे हैं ऑलरेडी, शहरी समुदाय आप जान रहे हैं ऑलरेडी। तीसरा हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इन क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से कम जनसंख्या घनत्व होता है। इन क्षेत्रों में दोनों ग्रामीण एवं शहरी समुदाय की विशेषता होती है। उपनगरीय समुदाय में रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा कम होता है। मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में यह माना जाता है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है एवं समुदाय में रहने से व्यक्ति में संप्रत्यय, आत्मसम्मान एवं चरित्र निर्माण होते हैं। चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया समुदाय के बारे में। अब समुदाय में समाज मनोविज्ञान के अनुप्रयोग, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। समुदाय में समाज मनोविज्ञान के अनुप्रयोगों के संदर्भ में समुदाय मनोविज्ञान की चर्चा की जाती है, जो समाज मनोविज्ञान के सिद्धांतों के समुदाय में अनुप्रयोग पर बल डालता है। समुदाय मनोविज्ञान इस बात का अध्ययन भी करता है कि कैसे व्यक्ति समाज और समुदाय से संबंधित है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए समुदाय मनोविज्ञान के उपागम मूल्य, ठीक है, देखिए यहाँ पे समुदाय की समझ एवं भावना और दूसरा पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, आइए, एक इसमें पॉइंट है विविधता। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तब हम विविधतापूर्ण संसार में पाते हैं। ठीक है, हमारे आसपास के लोग भिन्न भिन्न संस्कृति, धर्म, जाति एवं सामाजिक आर्थिक स्तर से संबंधित होते हैं। इन सब विविधताओं के साथ साथ हम सभी अपने समुदाय से संबंध की भावना रखते हैं। मानव जीवन विभिन्न पहलुओं के आधार पर दूसरों से भिन्न होते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। पहला धर्म, दूसरा आयु, तीसरा लिंग, चौथा अक्षमता। ठीक है, चलिए, सांस्कृतिक विविधता क्या है यहाँ पे दिया गया है। सांस्कृतिक विविधता क्या है यहाँ पे दिया गया है, आप इसे देख लेंगे। चलिए, व्यक्तिवाद एवं सामूहिकीकरण, पावर डिस्टेंस, अनिश्चितता, अंतर समूह संबंध। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया। आप यूनिट 1 और यूनिट 2 और जो मैंने अभी एक यूनिट इसमें बताया उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बस। अंतर समूह समपक्र दृष्टिकोण। ठीक है, आलपोर्ट के अनुसार समपक्र दृष्टिकोण पूर्वाग्रह को कम करने में अहम भूमिका निभाता है। यह दृष्टिकोण विभिन्न समूहों के मध्य कुछ शर्तों के साथ समपक्र कराने पर बल देता है, जिससे पूर्वाग्रह कम हो सकता है। चलिए, सामाजिक पहचान उपागम। चलिए, हम देखते हैं यहाँ पे पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मैंने बताया यूनिट 1, यूनिट 2 और एक और यूनिट जो मैंने बीच में बताया उसमें से ज़रूर आप देख लीजिएगा, उसी में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। पूर्वाग्रह किसी विशिष्ट समूह के बारे में बनाई गई भावना है। पूर्वाग्रह प्रायः एक पीढ़ी से दूसरी के सदस्यों द्वारा सीख लिया जाता है। पूर्वाग्रह एक नकारात्मक गोचर है जो व्यापक रूप से कई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों में निहित होता है। यह कई बार अपनी गलतियों को दूसरे व्यक्तियों पर थोप कर अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद कर सकता है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन यहाँ पे दिया गया है। समुदाय में सामाजिक क्रम में परिवर्तन जो समुदाय के सदस्यों के व्यवहार एवं सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, सामाजिक क्रमागत उन्नति सामाजिक परिवर्तन में निहित होती है, जिसके अंतर्गत समाज अपने अंदर की परंपरा, प्रथाओं एवं मानकों में आवश्यक परिवर्तन लाता है। ठीक, समझ गए आप। चलिए, इस यूनिट में इतना ही था। अब हम आगे बढ़ेंगे बहुत तेज़ी के साथ। यूनिट 14 यहाँ से स्टार्ट होता है। यूनिट 14 यहाँ से स्टार्ट होता है, समाज मनोविज्ञान एवं वातावरण। ठीक है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है बस, यही कि समाज मनोविज्ञान एवं वातावरण। ठीक है, इसी में से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, समाज मनोविज्ञान एवं वातावरण है क्या। हम लोगों एवं, देखिए, इस इकाई में हम लोगों एवं उनके वातावरण के बीच संबंध को समझने का प्रयास करेंगे, अर्थात भौतिक वातावरण,
मानव व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं एवं कैसे मानव व्यवहार भौतिक वातावरण को प्रभावित करता है। वातावरण जो होता है मनोविज्ञान के आंतर विषयक प्रकृति व्यवहार एवं वातावरण के बीच संबंधों को समझने पर बल डालती है। ठीक, अब देखिए मानव व्यवहार पर भौतिक वातावरण का प्रभाव। ठीक है, हम सभी भौतिक संसार में रहते हैं। ठीक, हमें हमारे आसपास के वातावरण के बारे में प्रत्यक्षीकरण वातावरण से जोड़ता है। यह माना जाता है कि व्यक्ति जन्म से ही अपने वातावरण से प्रति संवेदनशील होता है। मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार हम अपनी सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। हम जिस वातावरण में रहते हैं यह हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। ऐसे 3 प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला व्यवहारिक एवं भावात्मक प्रक्रियाएं, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा है आपका यहाँ पे प्रेरणा। वातावरण पर मानव व्यवहार का प्रभाव। ठीक है, हम जिस वातावरण में रहते हैं वह मानव के व्यवहार को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से मानव का व्यवहार भी अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है। मानव व्यवहार से प्रभावित वातावरण में दूषित हवा, पानी और मिट्टी को पुनः शुद्ध होने में कई दशकों का समय लग जाता है। मानव व्यवहार के वातावरण पर मुख्यतः 3 प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रदूषण, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, तीसरा जलवायु परिवर्तन। आगे बात समझ में। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें सामाजिक दुविधा, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बस इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था उसके मैंने बता दिया। सामाजिक डिज़ाइन, ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट है, इसे आप देख लीजिएगा। चलिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आ गए हैं अगले यूनिट में, यूनिट 15 में। ठीक है, बहुत तेज़ी के साथ, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और 2-4 मिनट वेट कर लीजिए। कार्यस्थल की संस्कृति। ठीक है, इसमें है कर्मचारियों का कार्य से जुड़ाव। देखिए इस यूनिट से क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं फिर भी जो इसमें कुछ देखना। कार्यस्थल संस्कृति है कि थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। कार्यस्थल संस्कृति नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर अच्छा वातावरण बनाता है। कार्यस्थल संगठन की प्रगति, प्रबंधन संगठन के विश्वासों, परंपराओं, मूल्यों, पारस्परिक कौशल आदि को समाहित करता है। कार्यस्थल संस्कृति कर्मचारियों में संतुष्टि बढ़ाने एवं कार्यस्थल पर सुखद वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब हम देखते हैं कर्मचारियों का कार्य से जुड़ाव। कर्मचारी का कार्य एवं कार्यस्थल से जुड़ाव इस बात का परिणाम है कि कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर कैसा महसूस करते हैं। यह सफल कंपनी की संस्कृति और बेहतर कर्मचारियों के रूप में संदर्भित होता है। वयस्क कर्मचारियों से यह पता चलता है कि सभी कर्मचारी उत्साहपूर्वक अपनी नौकरियां एवं कार्य संस्कृति में शामिल हैं और संगठन एवं इसकी प्रतिष्ठा या मूल्यों के विकास के लिए सकारात्मक कार्यवाही करने के लिए तत्पर रहते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए कर्मचारी की विभिन्न विशेषताएं हैं, जो कि देखिए सबसे बहुत अधिक उत्पादक, निवेश और लाभ में योगदान, संगठनात्मक संस्कृति में योगदान, उच्च प्रदर्शन संस्कृति, सहकर्मियों का समर्थन, अपेक्षित व्यवहार, कार्य संलग्नता। ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया। कार्य भागीदारी एक पॉइंट है, इसे आप देख लीजिएगा, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था एक प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा को थोड़ा सा देख लीजिए। प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो वास्तव में जीवन के सभी पहलुओं में सहायक है। प्रेरणा व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ाता है और एक व्यक्ति को समाज, जीवन शैली और संस्कृति और मूल्यों के प्रभावों को माध्यम से सभी इच्छाएं पूरी करने में सहायता मिलती है। प्रेरणा को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, बाहरी प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, बाहरी प्रेरणा वह प्रेरणा है जो दूसरों या बाहरी घटनाओं से प्रेरित है, जबकि आंतरिक प्रेरणा वह प्रेरणा है जो एक व्यक्ति या व्यक्ति को भीतर से प्रेरित करती है। समझ गए आप इतना। अधिकांश मनोविज्ञान सिद्धांतों के अंतर्गत विभिन्न आयाम आते हैं जो दृष्टिकोण, प्रयास और समर्थन आदि हैं। चलिए प्रेरणा के प्रकार यहाँ पे दिया गया, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। 2 प्रकार के होते हैं, पहला एक आंतरिक प्रेरणा, दूसरा बाहरी प्रेरणा। अब प्रेरणा के घटक यहाँ पे दिया गया है। प्रेरणा घटक 3 होते हैं, यहाँ पे देखिए सक्रियता, दृढ़ता और तीव्रता। ठीक, चलिए अब हम इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो देख लिए। लास्ट यूनिट अब हमारे सामने है। लास्ट यूनिट यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ठीक, यूनिट 16 बहुत तेज़ी के साथ। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 और एक यूनिट जो बीच में रहता है उससे आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से लिख करके आ सकते हैं, उसी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। खेल में गत्यात्मकता, ठीक है, यानी कि डायनामिक्स। डायनामिक शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है बल।
टीम की गत्यात्मकता का अर्थ ऐसे बलों एवं कारकों से है जो एक टीम की कार्यवाही एवं टीम के सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित करती है। किसी टीम के एक सदस्य का व्यवहार भी टीम के सभी सदस्यों के व्यवहारों को प्रभावित कर सकता है। टीम के सदस्यों के मध्य मतभेद भी टीम की कार्यवाही को प्रभावित करते हैं। आगे बात समझ में। खेल में टीम के निर्माण, खेल के बारे में ऑलरेडी आप जानते होंगे, खेले होंगे बचपन से लेकर के अभी तक तो खेल ही रहे हैं। चलिए, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, ये पहले भी बता दिया गया है। संचार प्रशिक्षण हस्तक्षेप, ये भी पहले बता दिया गया है। संचार समृद्ध अनुभव की अवधारणा के माध्यम से मनुष्य के साथ पूर्ण जानकारी साझा करने की अवधारणा है। ठीक। खेल में प्रेरणा, ठीक है, खेल में प्रेरणा, टीम की प्रदर्शन में वृद्धि। चलिए, कोच एथलीट के संबंध यहाँ पे दिया गया है। बस इस यूनिट में इतना ही इम्पोर्टेंट था, और जो इम्पोर्टेंट था इस पूरे बुक में मैंने उस क्वेश्चन को बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, उन लोगों के पास पहुँचाएँ जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये भी वीडियो काफ़ी डिमांड पे बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले